जिंदगी में कभी ऐसा महसूस होता है कि बस दिन गुजर रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं, लेकिन वो अंदर की खुशी, वो जोश, वो जो संतुष्टि होती है ना, हम्म। वो कहीं गायब सी है। हाँ। जैसे कुछ अधूरा है, पर समझ नहीं आता कि क्या। हाँ, ये एहसास पता है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत आम हो गया है। हम अक्सर बाहरी लक्ष्यों के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये सवाल पूछना ही भूल जाते हैं, आखिर हम जी क्यों रहे हैं? हमारे होने का असली मतलब क्या है? बिल्कुल, और शायद इसी गहरे सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प और कहूँ तो खूबसूरत जवाब हमें जापान की एक पुरानी अवधारणा से मिलता है। आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इकिगाई। इकिगाई। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की किताब है इकिगाई, जापानी जीवन का रहस्य। उससे निकाले गए कुछ खास विचार हैं। कोशिश रहेगी कि इस अवधारणा को सिर्फ समझें नहीं, बल्कि महसूस करें कि ये हमारे जीवन में कैसे मायने रखती है। हाँ, इकिगाई। इकिगाई, इसका कोई सीधा एक शब्द का अनुवाद करना तो मुश्किल है, पर मोटे तौर पर इसका मतलब है होने का कारण, या कह लीजिए जीवन का उद्देश्य। होने का कारण। अच्छा। हाँ, ये वो चीजें जो सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है, जो जीवन को सिर्फ जीने लायक नहीं बल्कि सार्थक बनाती है। ये सिर्फ पैसा कमाना या कोई शौक पूरा करना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यक्तिगत चीज है ये। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा इसमें दिलचस्प लगी, वो ये कि इकिगाई कोई अकेली चीज नहीं है, बल्कि 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके मिलने से ये बनती है ना? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे 4 गोले हैं जो एक खास पॉइंट पर मिलते हैं। पहला है वो जो आपको करना पसंद है, यानी वो काम जिसे करने में आपको मजा आता है, जिसे आप बिना किसी बाहरी दबाव के भी करना चाहेंगे। सही। दूसरा गोला है वो जिसमें आप माहिर हैं, आपकी जो नेचुरल प्रतिभा है, आपके सीखे हुए हुनर, वो काम जिसे आप आसानी से और अच्छे से कर पाते हैं। तीसरा, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है। क्या आपका काम या आपकी सेवा किसी तरह से समाज या दूसरों के काम आ रही है? क्या इससे कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है? और चौथा, जिसके बिना देखो व्यवहारिक जीवन मुश्किल है, वो जिसके लिए आपको पैसा भुगतान मिल सकता है। क्या आप अपने काम से अपनी आजीविका कमा सकते हैं? क्या ये आर्थिक रूप से टिकाऊ है? तो ये चारों चीजें, पसंद, हुनर, जरूरत और पैसा, इनका मिलना ही इकिगाई है। लेकिन यहीं पर शायद सबसे बड़ी चुनौती छिपी है ना? बिल्कुल। असल जिंदगी में अक्सर इनमें से कोई एक या दो चीजें ही मिलती हैं। हो सकता है आपको कुछ करना बहुत पसंद हो और आप उसमें माहिर भी हो, पर दुनिया को उसकी जरूरत ना हो या उसके लिए कोई पैसे देने को तैयार ना हो। बिल्कुल सही कहा। यहीं इकिगाई की खूबसूरती और चुनौती दोनों हैं। ये इन चारों का संतुलन खोजने की यात्रा है। हाँ। अगर सिर्फ पसंद और हुनर है तो वो जुनून हो सकता है। अगर हुनर है और पैसा मिलता है तो वो एक प्रोफेशन हो सकता है, शायद आरामदायक भी। पर जरूरी नहीं है कि उसमें खुशी या सार्थकता मिले। हाँ, मतलब सिर्फ नौकरी। हाँ। और अगर दुनिया को जरूरत है और पैसा भी मिलता है, पर आपको पसंद नहीं या आप उसमें अच्छे नहीं, तो वो शायद एक जिम्मेदारी बन जाए। बोझ जैसा। इकिगाई वो मीठा स्थान है, वो स्वीट स्पॉट जहां ये चारों पहलू एकदम सामंजस्य में हो। ये समझना बहुत जरूरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि इस उद्देश्य, इस इकिगाई को खोजने का संबंध सिर्फ मानसिक शांति या खुशी से ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और लंबी उम्र से भी जोड़ा गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें जापान के ही एक द्वीप ओकिनावा में देखने को मिलता है। हाँ, ओकिनावा, ये दुनिया के उन चुनिंदा ब्लू जोन्स में से एक है, जहां लोग न सिर्फ ज्यादा जीते हैं, बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीते हैं। कई तो 100 साल की उम्र पार कर जाते हैं। 100 साल? हाँ, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने सालों तक अध्ययन किया है कि आखिर इसका राज क्या है, और पाया गया कि ये सिर्फ जेनेटिक्स का कमाल नहीं, बल्कि उनकी जीवन शैली, उनके खान पान, उनके सामाजिक ताने बाने और उनके जीवन जीने के नजरिए का मिला जुला असर है। और इसमें पता है, इकिगाई की भावना भी शामिल है। अच्छा, तो चलिए ओकिनावा के इस रहस्य को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इकिगाई की इस पूरी अवधारणा को देखेंगे। ओकिनावा के इन शतायु लोगों से क्या सीखा जा सकता है, और इसमें फ्लो यानी किसी काम में डूब जाने की अवस्था और जीवन में सादगी जैसी चीजों का क्या योगदान है। जरूर। ओकिनावा की बात करें तो उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के पीछे कोई एक जादुई गोली नहीं है, बल्कि जैसा आपने कहा, ये कई चीजों का मिश्रण है। स्रोत के आधार पर 4 मुख्य स्तंभ उभर कर आते हैं।
सबसे पहले शायद उनके खानपान की बात आती है। मैंने सुना है वो हमसे काफी अलग खाते हैं। हाँ, पहला और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है चाय और हल्का और स्वस्थ भोजन। उनकी पारंपरिक डाइट में रंग बिरंगी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, सोया उत्पाद जैसे टोफू और समुद्री शैलाल मतलब सीवीड भरपूर होते हैं। सीवीड? अच्छा। हाँ, मांस, खासकर रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड का सेवन बहुत कम होता है। उनकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। और वो हरा हाची बू वाली बात भी है, वो क्या चीज है? बिल्कुल, ये उनकी एक बहुत पुरानी सीख है, हारा हाची बू, यानी पेट को सिर्फ 80% तक ही भरो, पूरी तरह ठूसो मत। ओह, सिर्फ 80%? हाँ, ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर आजकल की ऑल यू कैन ईट संस्कृति में इसे अपनाना एक चुनौती हो सकती है। पर इसका फायदा क्या है? सिर्फ कैलोरी कम करना या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ कैलोरी कम करने से ज्यादा है। इसके पीछे का विचार गहरा है। जब हम पेट को थोड़ा खाली रखते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है। शरीर को भोजन पचाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। माना जाता है कि ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है, जो कई अध्ययनों में उम्र बढ़ाने वाले सेलुलर प्रक्रियाओं को धीमा करने से जुड़ा पाया गया है। अच्छा। ये असल में अपने शरीर के संकेतों को सुनने और जरूरत से ज्यादा खाने से बचने का एक तरीका है। ये तो हुई खाने की बात। दूसरा पहलू आपने बताया था सक्रिय रहना। क्या ओकिनावा के लोग रोज जिम जाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, ऐसा कुछ? जरूरी नहीं कि वे जिम जाएं। दूसरा स्तंभ है रोजाना स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहना। उनकी सक्रियता हमारे आजकल के इंटेंस वर्कआउट सेशन जैसी नहीं होती, बल्कि ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अच्छा, कैसे? करना आम बात है। महत्वपूर्ण यह है कि वे दिन भर किसी न किसी रूप में गतिशील रहते हैं, घंटों तक एक जगह बैठे नहीं रहते। अच्छा, ये लो इंटेंसिटी मूवमेंट लगातार होता रहता है। मतलब फिटनेस उनकी जीवन शैली में ही बुनी हुई है, अलग से समय निकालने वाली चीज नहीं है। एकदम सही। और तीसरा स्तंभ क्या था? समुदाय से जुड़ा कुछ? हाँ, तीसरा स्तंभ बेहद महत्वपूर्ण है, करीबी सामुदायिक और सामाजिक संबंध। ओकिनावा में मोआई नाम की एक अद्भुत परंपरा है। मोआई? हाँ, मोआई। ये एक तरह का सामाजिक सहायता समूह होता है जो अक्सर बचपन के दोस्तों या पड़ोसियों द्वारा बनाया जाता है। ये समूह जीवन भर एक दूसरे का भावनात्मक, सामाजिक और कभी-कभी आर्थिक रूप से भी साथ निभाते हैं। वाह, मोआई, ये तो कमाल की बात है। मतलब एक बना बनाया जीवन भर का सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। आजकल के अकेलेपन के दौर में तो इसकी कितनी जरूरत महसूस होती है। निश्चित रूप से ये मुआए न सिर्फ मुश्किल समय में सहारा देते हैं, बल्कि खुशियां बांटने का जरिया भी बनते हैं। जी। नियमित रूप से मिलना, जुलना, बातें करना, एक दूसरे के जीवन में शामिल रहना, ये अपनेपन की भावना देता है, अकेलापन दूर करता है और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। ये सुरक्षा और अपनेपन का भाव लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी माना गया है। सच में ये बहुत प्रेरणादायक है। हाँ। और चौथा स्तंभ? चौथा स्तंभ है सूर्य, एक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण रवैया। ओकिनावा के बुजुर्गों में अक्सर एक तरह की शांति, आशावाद और तनाव से निपटने की बेहतर क्षमता देखी जाती है। अच्छा। वे छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना जानते हैं, प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना हंसते खेलते या कह लीजिए शांति से करते हैं। और यहाँ इकिगाई की भूमिका फिर से आती है। उनमें से कई लोगों के पास जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फिर से इकिगाई? हाँ, चाहे वो परिवार की देखभाल हो, बागवानी हो या कोई शिल्प हो। ये उद्देश्य उन्हें सुबह उठने और सक्रिय रहने की प्रेरणा देता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये चारों आदतें, सादा भोजन, निरंतर गतिशीलता, मजबूत सामाजिक बंधन और सकारात्मक उद्देश्य, कितनी सरल लगती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इनका मिलाजुला प्रभाव कितना गहरा है। कोई जटिल तकनीक या महंगा इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने के बुनियादी समय परीक्षित तरीके। बिल्कुल। ये सुनने में जितना आसान लगता है, शायद इसे लगातार निभाना उतना ही मुश्किल हो। और ये उद्देश्य की भावना और सकारात्मकता, क्या इसी से जुड़ा है वो फ्लो का अनुभव जिसके बारे में किताब में काफी बात की गई है? वो अवस्था जब हम किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आसपास की दुनिया, यहाँ तक कि समय का भी एहसास नहीं रहता। एकदम सही पकड़ा आपने। फ्लो या प्रवाह, जिसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने विस्तार से समझाया है, वो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाता है, एकाग्र हो जाता है। इसमें चुनौती और आपके कौशल के बीच एक संतुलन होता है। काम ना तो इतना आसान होता है कि बोरियत हो,
न ही इतना मुश्किल कि चिंता या घबराहट हो। और उस गतिविधि से तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे पता चलता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे कोई कलाकार कैनवस पर रंग भरते हुए, हाँ, या कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र में खोया हुआ, कोई लेखक कहानी बुनते हुए, या कोई बच्चा खेलते हुए, वो पूरी तरह से उस पल में होते हैं। बिल्कुल। ये उस स्थिति को दर्शाता है जब कोई अपने काम या गतिविधि में पूरी तरह से लीन हो जाता है। इसे सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि फ्लो की अवस्था में आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं। अच्छा, अतीत का पछतावा या भविष्य की चिंता गायब हो जाती है। ये अनुभव अपने आप में बेहद संतोषजनक और आनंददायक होता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जिन गतिविधियों में हमें आसानी से फ्लो महसूस होता है, वे हमारी इकिगाई की ओर इशारा कर सकती हैं? निश्चित रूप से जिन गतिविधियों में हम स्वाभाविक रूप से फ्लो का अनुभव करते हैं, वे अक्सर हमारी गहरी रुचियों मतलब जो हमें पसंद है हाँ, और हमारी प्रतिभाओं जिसमें हम माहिर हैं, उनसे जुड़ी होती हैं। ये इकिगाई के पहले 2 महत्वपूर्ण स्तंभों की ओर संकेत करती हैं। अच्छा। अगर हम उन गतिविधियों को पहचान सकें और उन्हें विकसित कर सकें, तो हम अपनी इकिगाई के करीब पहुंच सकते हैं। फ्लो सिर्फ काम के दौरान ही नहीं, बल्कि शौक, खेल या रचनात्मक कार्यों में भी मिल सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यानी हमें ध्यान देना चाहिए कि दिन भर में कौन से ऐसे पल आते हैं जब हम समय भूल जाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और विचार किताब में है संतुलन और सादगी का। आजकल की दुनिया तो जटिलता और ज्यादा की दौड़ पर ही टिकी लगती है। ऐसे में सादगी का क्या मतलब है? हाँ, संतुलन और सादगी का विचार इकिगाई और ओकिनावा की जीवन शैली दोनों के केंद्र में है। ये सिर्फ भौतिक चीजों को कम करने या मिनिमलिज्म अपनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करना जो वास्तव में मायने रखती हैं, और बाकी गैर जरूरी चीजों को हटाना। मतलब फालतू की दौड़ धूप, तनाव और जटिलताओं से बचना। सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो सादगी का मतलब है अपने जीवन को सरल बनाना, चाहे वो हमारा व्यस्त शेड्यूल हो, हमारी बेहिसाब इच्छाएं हों या हमारी जरूरत से ज्यादा संपत्ति हो। ये उस मानसिकता के विपरीत है जो लगातार ज्यादा धन, ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा चीजों के पीछे भागने को कहती है। लेकिन क्या आज के जमाने में ये संभव है, जहां हर तरफ से दबाव है और ज्यादा हासिल करने का? ये मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। सादगी का मतलब गरीबी या अभाव में जीना नहीं है, बल्कि सचेत रूप से चुनना है कि हमारे लिए क्या पर्याप्त है। अच्छा, मतलब चुनाव करना। हाँ, चुनाव ये अनुभवों को चीजों पर तरजीह देना है, रिश्तों को भौतिक लाभ पर प्राथमिकता देना है, ये छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढना है, जैसे प्रकृति में समय बिताना, प्रियजनों के साथ बातचीत करना या बस शांति से एक कप चाय पीना। ये तनाव कम करने, मानसिक स्पष्टता लाने और जीवन में गहरी संतुष्टि पाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। ओकिनावा के लोग इसका जीता जागता उदाहरण हैं, जो कम संसाधनों में भी भरपूर और संतुष्ट जीवन जीते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अपना इकिगाई ढूंढना, हाँ, ओकिनावा के लोगों की तरह स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना, बिल्कुल। फ्लो की अवस्था का अनुभव करना और जीवन में सादगी अपनाना, ये सब मिलकर एक खुशहाल, सार्थक और लंबे जीवन की तस्वीर बनाते हैं। हाँ, ये अलग अलग नुस्खे नहीं हैं, बल्कि एक समग्र जीवन दर्शन के पहलू हैं। ये एक दूसरे को सहारा देते हैं और मजबूत करते हैं। जब आपके पास एक इकिगाई होता है, तो आप स्वाभाविक रूप से उन गतिविधियों की ओर खिंचते हैं जिनमें आपको फ्लो मिलता है। सही। जब आप सादगी अपनाते हैं, तो आपके पास अपने रिश्तों और अपनी पसंद की चीजों के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा होती है। और जब आप स्वस्थ भोजन करते हैं और सक्रिय रहते हैं, तो आपके पास जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए शारीरिक क्षमता होती है। तो अगर हम आज की इस गहरी बातचीत को समेटना चाहें, तो मुख्य सबक क्या होंगे? हमने सबसे पहले इकिगाई के 4 स्तंभों को समझा। जो आपको पसंद है, दैट जिसमें आप अच्छे हैं, वर्ल्ड जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पैसा जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है। इनका संगम, इनका संतुलन ही इकिगाई है। फिर हमने ओकिनावा के शतायु लोगों से प्रेरणा ली और उनकी लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी के कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली राज जाने। छलका पौष्टिक भोजन, खासकर वो हारा आचीबू, रोजमर्रा की निरंतर शारीरिक गतिविधि, मजबूत सामाजिक संबंध, मोआई जैसी परंपराएं, और सूर्य, जीवन के प्रति एक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण। हमने फ्लो की जादुई अवस्था को भी समझा,
उन गतिविधियों में पूरी तरह खो जाना जो हमें चुनौती देती हैं और आनंद देती हैं। ये कैसे खुशी और संतुष्टि का एक गहरा स्रोत बन सकता है और शायद हमारे इकिगाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। और अंत में हमने सादगी और संतुलन के महत्व पर जोर दिया। आज की जटिल दुनिया में गैर जरूरी चीजों को हटाकर उन पर ध्यान केंद्रित करना जो वास्तव में मायने रखते हैं, ये मानसिक शांति और गहरी संतुष्टि ला सकता है। ये सब मिलकर उस केंद्रीय संदेश की ओर इशारा करता है कि सच्ची खुशी और एक भरपूर जीवन शायद बाहरी उपलब्धियों जैसे बेशुमार दौलत या शोहरत से उतना नहीं मिलता, बिल्कुल, जितना कि आंतरिक स्पष्टता, उद्देश्य की भावना, संतुलित जीवन शैली और सार्थक रिश्तों से मिलता है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में एक जगह कहा गया है और जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगा, जब कोई अपना इकिगाई खोज लेता है तो वो सिर्फ जीता नहीं है, वो वास्तव में जीता है। वाह, ये जीने और वास्तव में जीने का फर्क बहुत गहरा है। ये लाइन वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और ये आज के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। इस तेज रफ्तार, अक्सर तनावपूर्ण और उपभोक्तावादी दुनिया में क्या हम इन प्राचीन ज्ञानों से कुछ सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि ये सिद्धांत आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। उद्देश्य की तलाश, अपने समुदाय से जुड़ना, प्रकृति की ओर लौटना, जीवन को सरल बनाना, ये सब आधुनिक जीवन की कई समस्याओं जैसे अकेलापन, तनाव और अर्थहीनता की भावना का जवाब हो सकते हैं। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ दौड़ने और हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने, जुड़ने और सार्थक रूप से जीने के लिए है। सच कहा। तो शायद अंत में सोचने वाली बात यही है कि हमारी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए उद्देश्य और संतुलन खोजने का क्या मतलब हो सकता है। जरूरी नहीं कि कल ही हमें अपना परफेक्ट इकिगाई मिल जाए, पर शायद शुरुआत उन छोटी चीजों को पहचानने से हो सकती है। वो कौन सी गतिविधियां हैं, चाहे काम हो या खेल, जिनमें हम कभी-कभी समय भूल जाते हैं और बस उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। शायद उन्हीं पलों में हमारे अपने इकिगाई के कुछ अनमोल सुराग छिपे हों।